बच्चों, विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। इन ऑनलाइन ट्यूब में जो है आप लोगों का क्लासेज में मैं ए के मिश्रा आप लोगों का आर्यन एकेडमिक में स्वागत करते हैं। साथियों, बहुत दिन से डिमांड हो रही थी क्योंकि जो आर्यन एकेडमिक है इसके पहले इस प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनेक लोगों को सफलता दिलाई अनेक विषय में। केवल जो है आज तो हम सामाजिक विज्ञान का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से जो है राजनीति विज्ञान में। परंतु आर्यन एकेडमिक की सफलता अनेक वर्षों से विद्यमान रही है और ऐसा जो है केवल हम अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो इसके पहले तमाम बच्चे आते थे और वो बच्चे जो बताते थे कि नहीं सर, ये क्लास आपका चलाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, क्योंकि इससे बहुत लाभ होता था और केवल बनारस में नहीं पूरे पूर्वांचल में इससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। आगामी परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी की होने वाली है उसी के मद्देनज़र ये क्लास प्रारंभ करने पे बराबर लोगों का दबाव बन रहा था, जिसके वजह से जो है आर्यन एकेडमिक यूट्यूब के माध्यम से अधिक बच्चे इसमें लाभान्वित हुए, उनको सफलता मिले। इसको ध्यान में रखते हुए क्लास जो है प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले इतिहास का क्लास हमारे नंदलाल सर वो कई उनका जो है ट्यूब जारी हुआ है और बच्चों को जो है बहुत उससे फायदा हुआ है। इसके पहले भी टीजीटी पीजीटी में बड़ी सफलता मिली है। आप लोग भली बात जानते हैं, जो पुराने बच्चे हैं तो वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो भी जानते हैं। फिर भी हमको बताना जरूरी है कि जो सामाजिक विज्ञान विषय होता है उसमें 4 विषय होते हैं। पहला इतिहास है, दूसरा राजनीति विज्ञान है, तीसरा अर्थशास्त्र है, चौथा भूगोल है और इसमें से 2 विषय जो है विकल्प के रूप में लेना होता है। इसमें देखा गया है, जो अनुभव के आधार पे कई वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बच्चे लेते हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र भी बच्चे लेते हैं, लेकिन इन 2 जो सब्जेक्ट हैं कि इसकी तुलना में ये सब्जेक्ट को कम बच्चे लेते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ जो है जो यूट्यूब क्लास चल रहा है उसमें सभी विषय की व्यवस्थाएं हैं। प्रारंभ में हम लोग इतिहास और राजनीति शास्त्र का प्रारंभ किए हैं, आगे चल के और भी विषयों का यथाशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथियों, और आप देख रहे हैं कि अभी पेपर में आया था और 20,000 पद शीघ्र ही आने वाले हैं और जब फार्म का डेट निकल जाता है तब ऐसा देखा जाता है कि तैयारी करने के लिए बहुत समय नहीं रहता है। इसलिए वैकेंसी आने के पहले हमारा सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सभी से हमारा निवेदन है कि वो अभी से इसमें से लग जाएं। अगर वो जो गारंटी के साथ चाहते हैं कि ये जो 20,000 पद निकलने वाले हैं उसमें एक पद हमारा सुरक्षित रहे, तो ऐसे जो जितने जागरूक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये चाहिए कि वो अभी से ही इस कार्य में लग जाएं। अगर वो इस कार्य में अभी से लग जाते हैं तो हमारा 100% जो है गारंटी है कि उनका एक पद इसमें अवश्य सुरक्षित रहेगा। तो हमारा बार बार यही सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है अभी से लग जाइए और यही कारण है कि फार्म निकलने से पहले ही हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब फार्म निकल जाता है या परीक्षा की तिथि नजदीक आ जाती है और तब लोग तैयारी करते हैं तो इसका इतना विस्तार से सिलेबस होता है कि उतना कम समय पे चाह के भी वो कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं और नतीजा ये होता है कि बाद में बड़ा अफसोस होता है। और बहुत कठिन चीज़ नहीं है, अगर अभी से सब लोग लग जाए तो वो दिन दूर नहीं कि उनको जो है सफलता उनके पास में रहेगी। वो सफलता के जो दामन है उसको पकड़ेंगे और अवश्य ही वो सफल हो जाएंगे। विद्यार्थियों, साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने अब मुख्य विषय पे आते हैं। मैं ए के मिश्रा आप लोगों को
राजनीति विज्ञान विषय आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके पहले जो है इतिहास सब्जेक्ट है, जो नंदलाल सर जो है आप लोगों को उन कई क्लास लिए हैं, बताए हैं और बड़े अच्छे तरीके से बताए हैं, बड़ा विधिवत तरीके से समझाए हैं। अगर उनका जो है पूरा आप क्लास पढ़ें देखें तो इतिहास के क्षेत्र में हमारा दावा है कि आपको जरूर 100% उसमें फायदा होगा। मैं जो है राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने जा रहा हूं। राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम जो है हम राजनीति विज्ञान या राजनीति पॉलिटिकल शब्द जो है कैसे उत्पत्ति हुई, इसके जो है कौन कौन जो है विचारक क्या क्या परिभाषा दिए, यह राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है। इसके साथ साथ जो है हमारी जो है राजनीति शास्त्र में अध्ययन कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां होती हैं, इन 3 विषय के बारे में साथियों, विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों का क्लास लेंगे। क्लास में बताएंगे कि यह चीज कैसे आई। बच्चों, जो पॉलिटिक्स शब्द है, शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द है और उस यूनान शब्द के पोलिस से हुई है। पोलिस शब्द से जो है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ है कि नगर राज्य। कारण ये है कि जो यूनान में पहले छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और जो राजकीय कार्य में भाग लेते थे तो सारे लोग जो है आगे नागरिक कहलाते थे। और वहां पे जो रहने वाले होते थे जो छोटे छोटे, यह बात जो है ईसा से 5 वर्ष पूर्व है, जहां यूनान में छोटे छोटे नगर होते थे जिसे कि सिटी स्टेट कहते थे। इसके साथ साथ जो है जो वहां के रहने वाले थे उनको पोलिस कहते थे। और जो है अरस्तु प्लेटो जो अपनी राजनीति जो वहां की राजनीतिक गतिविधियां थी और इसी जगह से वो अध्ययन करके अपने पुस्तकों को लिखा और यहाँ के बारे में ही वह चिंतन किए, विचार किए और लोगों को जो है राजनीति के बारे में बतलाए। साथियों, हमें मालूम है कि उस समय जो है अरस्तु ये कहते थे कि जो नगर में रहते थे और नगर में रहने वाले राजकीय कार्य में भाग लेते थे वही नागरिक कहलाते थे, और जो राजकीय कार्य में भाग नहीं लेते थे वह जो है नागरिक नहीं कहलाते थे। अर्थात जो नगर में रहने वाले थे वही नागरिक। आप लोगों को मालूम है कि कक्षा 12 तक जब आप पढ़ के आए हैं 12वीं का क्लास, तो इसी को नागरिक शास्त्र कहते थे। नागरिक शास्त्र का जो बीए में जाने पे वही पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीति विज्ञान हो जाता है। तो नागरिक शास्त्र जो है ताकि नगर में रहने वाले, निवास करने वाले ही नागरिक होते थे। साथियों, इसमें जो है अरस्तु प्लेटो जो अपने राजनीतिक चिंतन में जो अरस्तु पॉलिटिक्स किताब लिखे, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो है वहां पे रहने वाले जो है नगर निवासियों के लिए 2 तरह के निवासियों की चर्चा किए हैं। एक तो जो है जो दास होते थे जिनको कि वो जीवित संपत्ति मानते थे, और एक वहां के नागरिक होते थे। तो नागरिक जो होते थे वो बुद्धिजीवी होते थे और शासन के प्रत्येक कार्यों में भाग लेते थे, और जो लोग शासन में नहीं भाग लेते थे वो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होते थे, तो परिश्रम का कार्य करते थे। उससे ये होता था कि जो शासन में कार्य करते थे तो पूरा निष्ठावान होकर करते थे, क्योंकि घर के कार्यों से वह मुक्त होते थे, और घर के कार्य जो है जो दास होते थे वो करते थे, क्योंकि शारीरिक रूप से भगवान ने उनकी रचना की थी परिश्रम करने के लिए, और बौद्धिक रूप से जो है भगवान इनको बनाए थे जो शासन के कार्यों में भाग लेते थे। बच्चों, लेकिन धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। अब जहां छोटे छोटे नगर राज्य थे वहां पे अब धीरे धीरे विशाल राज्य अपना स्वरूप धारण कर लिया, और जो छोटे नगर राज्य थे उनके स्थान पे बड़े नगर राज्य आ गए। अब बड़े नगर राज्य आने पर
अब इसके जो है अध्ययन और कल्पना का जो है स्वरूप राजनीति के क्षेत्र में बदल गया, क्योंकि अब वो जो विशाल क्षेत्र थे तो उसमें रहने वाले जंगल के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, नगर के भी लोग थे। सारे लोगों के बारे में राज्य का ये कर्तव्य हो गया कि हम इनको कैसे इनकी सुरक्षा प्रदान करें। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो प्रारंभ में राज्य आया, राज्य का एक ही उद्देश्य था कि नागरिकों की सुरक्षा करना, और राजा को वो टैक्स देते थे और टैक्स के बदले यह अपेक्षा करते थे कि यह हमारा जो है सुरक्षा करेंगे हर एक प्रकार से, और इसके बदले हम इनको टैक्स देंगे। तो जब कार्य क्षेत्र बढ़ गया तो उसमें चाहे जंगल में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे पहाड़ पे रहते हो, चाहे नगर में रहते हो, अगर उस राज्य के अंतर्गत जो निवास करता है तो वह सभी नागरिक कहलाने लगा। और उसके बारे में जो अध्ययन, शासन के बारे में, उनकी नीति कैसे निर्धारण हो, उनका जो है सुरक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था किया जाए, जो देश के अंतर्गत कानून व्यवस्था को तोड़ता है उनको कैसे सजा मिले, उनको कौन पकड़ेगा, कौन जो है न्याय करेगा, इन सब चीजों के बारे में जब जो अध्ययन, जिस क्षेत्र का अध्ययन होने लगा वही राजनीति विज्ञान हो गया। इसलिए राजनीति विज्ञान का भी जो आगे चल के कालांतर में ये क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो गया, और इस प्रकार से जो है अब छोटे छोटे नगर राज्य के जगह बड़े बड़े नगर राज्य आ गए, और आगे चल के इसके दो पक्ष हो गए राजनीति विज्ञान के। एक पक्ष तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष हो गया, और दूसरा जो है व्यवहारिक पक्ष हो गया। बच्चों, सैद्धांतिक पक्ष में जानते हैं कि सिद्धांत दिया रहता है कि एक संवैधानिक ढांचा होता है कि किसी भी देश का जो है कैसे शासन चलेगा, उसके जो सत्ता का प्रयोग करेगा उसका चुनाव कौन करेगा, कैसे किया जाएगा। दूसरी चीज है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को लागू कौन करेगा, कौन ये व्यवस्था को देखेगा कि कानून कौन तोड़ रहा है, ये सब चीजें हैं। व्यवहारिक व्यवस्था यह है कि यह देखना है कि व्यवहार में यह कितना लागू हो पा रहा है, और राज्य का और क्या कार्य हो सकता है जो कि वहां के नागरिकों को ये लगे कि जिस सरकार को चुने हैं हम लोग, वो हमारे लिए अधिक से अधिक उपयोगी है। इसीलिए अब केवल सरकार का कार्य जो है केवल हमारा सुरक्षा करने का दायित्व तो नहीं रह गया, बल्कि अब जो है वो हमारे प्रत्येक प्रकार का जो है उसमें जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व बना है, माने कि कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत अब राज्य का दायित्व तो केवल सुरक्षा करना नहीं अपने देश के अंदर और बाह्य देश से, बल्कि अब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। अब जो है राज्य का दायित्व मरघट से लेके, जन्म से लेके मरघट तक की जिम्मेदारी जो है राज्य की हो गई है। यानी कि रोजगार उपलब्ध कराना, बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वहाँ पे अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराना, उनको पोषाहार की व्यवस्था कराना, बड़े होने पे उनको रोजगार कैसे सुलभ हो, गरीब बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की कमी ना आए, उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की जो है कमी नहीं आए, गरीब से गरीब भी रहे उसको स्वास्थ्य का अधिक से अधिक मुहैया कराया जाए, हर एक प्रकार की दवा दर्पण मिल सके। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बहुत सी सुविधाएं, क्योंकि शारीरिक रूप से वो पुरुष की तुलना में निर्बल होती हैं, और वो कहीं कामगार हैं, कहीं कार्यरत हैं, तो पुरुषों की तुलना में उनको अधिक से अधिक सुविधा कैसे प्रदान किया जाए, यह भी सरकार का दायित्व हो गया। इसके साथ साथ एक दिन ऐसा आता है कि लोग अब वृद्ध भी होता है, तो वृद्धा अवस्था में जब शरीर कमजोर लाचार हो जाता है तो उनको किसी प्रकार का अभाव ना हो, दवा दर्पण का ना हो, उनको कोई उत्पीड़न उनका न करे, इसलिए सरकार जो है वृद्धा पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। सिटीजनशिप के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं सरकार जो है। इसी तरह से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको बहुत सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध हो पाए,
उस अनाज की व्यवस्था किए। इस प्रकार से हमारा सिर्फ यह कहना है कि अब सरकार का दायित्व तो केवल हमारी सुरक्षा करना ही नहीं हो गया, बल्कि जो जन्म से लेके मरघट तक का कल्याणकारी योजना है उन दायित्वों से भी सरकार बन गई है। इस प्रकार जो प्राचीन समय में छोटे छोटे राज्य थे, और उनके समय यही केवल था कि केवल यहाँ के जो नागरिक हैं और शासन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, केवल वही नागरिक कहलाते हैं, और उन्हीं के बारे में जो है ये अध्ययन किया जाता था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और वो जो निवास करते थे प्रारंभ में उन्हीं को पोलिस कहा गया। जो छोटे छोटे राज्य थे और उसमें जो रहने वाले लोग थे उन्हीं को पोलिस कहा गया, और उनके बारे में जो अध्ययन किया गया उसको पॉलिटिक्स किया गया। और हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे अरस्तु और प्लेटो अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ पहले उसी जगह से शुरुआत की। हम लोग जानते हैं कि अरस्तु वहां पे पॉलिटिक्स लिखे, और पॉलिटिक्स लिखने के बाद से वे वहां पे कम से कम 150 संविधानों का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद से वह ये एक अपना विचार दिए कि कौन सी शासन पद्धति कैसी हो सकती है, क्रांति कैसे होती है, दास प्रथा क्यों आवश्यक है, और संपत्ति कैसे 2 प्रकार की हो सकती है, क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है। इसी प्रकार से जो हमारे प्लेटो थे, प्लेटो भी अपने रिपब्लिक में लिखा कि दार्शनिक राजा क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो सत्ता व्यवस्था है और सत्ता का जो उपयोग कर रहे हैं वो अधिक से अधिक जो है कल्याणकारी कार्य जनता के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कौन सी बाधाएं हैं, और किस प्रकार से जो राजा होना चाहिए, जो शासक होना चाहिए, शुद्ध आचरण से युक्त होना चाहिए, उसके बारे में सिद्धांत को बताए कि अगर ऐसा ऐसा विचार वाला इन स्थितियों से होके जो शासक है किस तरह की उसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा उसकी प्राप्ति हुई, और प्राप्त होने के बाद जब वो दार्शनिक राजा जो बनाया जाएगा तो वो जो है जो सत्ता में निष्पक्ष रूप से न्याय संगत कार्य होगा और किसी को जो है उसमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी कि जिस शासन व्यवस्था का प्लेटो ने कल्पना किया वैसा शासन व्यवस्था इस धरती पे लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जो है आगे चल के इसमें संशोधन किए। उन्हीं के प्लेटो के ही शिष्य जो है अरस्तु थे, जो आगे चल के अपने गुरु के सिद्धांत से सहमत नहीं थे और अलग से उस पर सिद्धांत और व्यवहार दिए। बच्चों, जब हम इसमें राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार की बात कर रहे थे तो सिद्धांत जो है वो तो पुस्तकों में लिखा होता है और व्यवहार वो चीज होता है जिसका कि लाभ जो है आम नागरिकों को मिलता है और वो महसूस करते हैं। इसलिए अब ये हुआ, समय बदलने लगा। समय बदलने के ना पहले जो है जमींदारी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, फिर व्यापारी आ गए, व्यापारी के साथ कल कारखाने फैक्ट्री आ गए, उसमें लेबर वर्ग आ गए। जब लेबर वर्ग आ गए तो ये महसूस किया गया कि जो व्यवहार राजनीति का व्यवहार में कैसे उपयोग होना चाहिए। और व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध हुआ। डेविड स्टन थे जो इसके व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। फिर उत्तर व्यवहारवाद जो कमी रह गई उसको पूरा किए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है राजनीति विज्ञान का विकास होता गया। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं आप लोगों के सामने उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि गार्नर महोदय थे, वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ एवं अंत जो है राज्य के ही साथ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजनीति शास्त्र जो है राज्य में जो निवास करने वाले प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, उन्हीं के बारे में जो ये विशेष रूप से अध्ययन होता है उसी को राजनीति शास्त्र कहते हैं। लेखक महोदय भी कहें कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य कि सरकार किस प्रकार की है। सरकार लोकतांत्रिक है, सरकार तानाशाह है,
किस सैनिक शासन है, किस प्रकार का है, उसके बारे में अध्ययन करता है और उसी अध्ययन के आधार पर वह जो है उसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसका लाभ जो है या व्यवहार जनता को किस प्रकार से होता होगा। तीसरा गिलक्राइस्ट जो है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार और राज्य दोनों का किया जाता है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि राज्य और सरकार, तो राज्य जो है वो क्या है, निर्जीव है और सरकार सजीव है। क्योंकि हम लोग जो है राज्य में सत्ता का उपयोग सरकार करती है और सरकार जो है सजीव होती है, उसको लोकतांत्रिक पद्धति से जो है भी चुना जाता है, कहीं कहीं निरंकुश भी होता है। अब सरकार जैसी भी हो लेकिन वो क्या है, मूर्तिमान होता है और उसका जो जनता के साथ व्यवहार होता है उसी का अध्ययन जो है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ऐसा गिलक्राइस्ट महोदय का कहना है। इसके साथ साथ आशीर्वादम भी आए हैं जो जिनकी की ये परिभाषा यह मानना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है अब केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। इसके साथ साथ जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है उनका भी अध्ययन करता है। तो राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है अब वो बहुत विस्तृत हो गया है। अब वह केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। इसके साथ साथ राज्य में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजना का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से आशीर्वादम का जो परिभाषा है बच्चों वह बड़ा विस्तृत है। उसके अंतर्गत जो राज्य के जितने तत्व हैं वह उसके उस परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए आशीर्वादम का जो परिभाषा अपने आप में पूर्ण है। इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे अब कि राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान है अथवा कला है, इस पर भी डिस्कस होता है। तो राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान भी है, कला भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक इसके आलोचक हैं वकील महोदय का कहना है कि विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन इनकी बातों को पूरी तरह से माना नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञान जो होता है उसमें वो क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्धता होती है, उसमें जो है चीजों को प्रयोग किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है, फिर उसकी जो है देखा जाता है कि प्रमाणिक है कि नहीं है। ये सारी चीज जो है आजकल राजनीति विज्ञान में भी संभव है, क्योंकि इसमें का भी प्रयोगशाला है, राजनीति शास्त्र में भी क्रमबद्धता है, इसका प्रयोग होता है, पर्यवेक्षण होता है और इसका भी प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के आधार पे देखा जाता है कि ये सफल है कि असफल है। इसलिए यह कहना कि राजनीति शास्त्र विज्ञान होना तो दूर है, यह कला में भी पिछड़ा हुआ है, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इसके साथ साथ जो है यह कला भी है, क्योंकि सरकार होती क्या है, सरकार शासन की एक कला होती है चलाने की। अगर राजनीति शास्त्र को दूसरे अर्थ में हम समझना चाहें तो दूसरे अर्थ में यही समझते हैं कि सरकार माने शासन की कला, शासन चलाने की कला। तो राजनीति शास्त्र जो है ये कला भी है, क्योंकि ये इस बात को बताता है और लोगों को जो है इससे जानकारी मिलती है कि शासन हम कैसे चलाएं, कौन सी पद्धति ऐसी होती है जिसमें कि जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, उसको बढ़ने का अवसर मिले, उसको धार्मिक स्वतंत्रता मिले, उसके अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी मिले। यह कौन सी शासन पद्धति है और वह किस शासन में इसकी कला मालूम है, यह जो है राजनीति विज्ञान में दिया गया है। और इसलिए राजनीति विज्ञान जो है एक जगह राजनीति शास्त्र विज्ञान भी है और इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ कला भी है, यह दोनों भी है। इसलिए जो है ये जो वकील महोदय हैं, वकील महोदय के इस विचार से प्रायः जो हमारे राजनीति शास्त्र के विचारक हैं वह सहमत नहीं है। बच्चों इसके साथ साथ जो है
हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन पद्धतियों के बारे में भी ये आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां होती हैं राजनीति शास्त्र की, जिसके के बारे में बहुत जानना जो है आवश्यक है। तो इसमें पहला तो है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, दूसरा जो है पर्यवेक्षण अध्ययन पद्धति है, तीसरा है प्रयोगात्मक, और चौथा है जो है दार्शनिक विधि, तुलनात्मक और व्यवहारवादी। इसके अंतर्गत बच्चों जो है पहले जो है इतिहास को जाना जाता है कि कहाँ का कैसे इतिहास रहा है, वहाँ का लोगों का शासन पद्धति क्या है, उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। फिर उसमें जो है प्रयोग किया जाता है कि वास्तव में यह सही है कि नहीं है। फिर इसमें हमारे बहुत से दार्शनिक विचारक हैं जो कल्पना के आधार पे और उनका जो है सपोर्ट लिया गया है इसमें, और ये देखा गया कि सही है। हमारे जो है तुलना भी किया गया, अरस्तु के बारे में चर्चा की, 150 संविधानों का जो है तुलना करके वे जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे। इसके साथ ये व्यवहारवादी है कि नहीं, कि जो हम सिद्धांत बनाए हैं जनता को इससे कितना लाभ मिल रहा है कि नहीं। ये सारी पद्धतियां जो है ये हमारे राजनीति विज्ञान में है। बच्चों, आज का विषय बिंदु इसी जगह तक रहा। अगली जो हमारा एपिसोड बनेगा उसमें चर्चा करेंगे, और इसको आप लोगों से निवेदन है कि पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोगों से निवेदन है, और पूरा वीडियो हमारा देखिए, और पूरा वीडियो देखिएगा, अवश्य आप लोग को लाभ होगा। और आगे चल के आप लोगों को अनेक चीज अन्य चैनलों में पढ़ाया जा रहा है, उससे हट के हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे, और आप लोग पूरा इसको देखिए। और इसको हम बार बार निवेदन करते हैं कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चों को धन्यवाद।